नमस्कार, मैं जीवन कुमार शाह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिग्री कॉलेज जगन्नाथपुर, कोल्हान यूनिवर्सिटी, चाईबासा, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। आज मैं सेमेस्टर 3 के प्रोग्राम कोर्स के अभ्यर्थियों को एक टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है सल्तनत कालीन प्रशासनिक व्यवस्था। तो इस टॉपिक के बारे में जानने से पहले, इस अध्याय के बारे में जानने से पहले एक बात को जान लेना अति आवश्यक है, अति महत्वपूर्ण है कि परीक्षा में आपसे कौन से इस अध्याय से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहली बात यह है कि आपको परीक्षा हॉल में माकूल जवाब देना पड़ता है। इसके लिए कुछ संभावित प्रश्नों को मैं बताए जा रहा हूं और इसके उत्तर के तौर पर ये टॉपिक मैं बताऊंगा। तो ध्यान से सुनिए और इसे नोट आउट करने की कोशिश कीजिएगा। तो प्रश्न परीक्षा में संभावित तौर पर पूछे जा सकते हैं कि सल्तनत कालीन प्रशासनिक व्यवस्था की क्या रूपरेखा थी, या सल्तनत कालीन प्रशासनिक व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, या सल्तनत कालीन प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, वर्णन करें। या ये भी पूछा जा सकता है कि सल्तनत कालीन प्रशासनिक व्यवस्था पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो इन तमाम प्रश्नों के उत्तर के तौर पर आप ये दे सकते हैं कि सल्तनत कालीन जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वह केंद्रीकृत थी, माने केंद्रीय प्रशासन का मुखिया सुल्तान होता था। इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम इक्ता व्यवस्था की शुरुआत की, यानी कि प्रांत, अपने पूरे विजित क्षेत्रों को उसने प्रांतों में बांटा और इस प्रांतों को देखरेख करने वाले को इक्तादार कहा जाता था। बलवन एवं अलाउद्दीन के समय अमीर वर्ग जो थे, सामंत वर्ग जो थे, वह प्रभावहीन हो गए थे। और सुल्तानों के समय में 1206 से लेकर 1526 तक के ईस्वी में बलवन और अलाउद्दीन के समय के जो अमीर थे वो प्रभावहीन हो गए और अमीरों की महत्वाकांक्षा जो बढ़ी और महत्व जो बढ़ा वह लोदी वंश के शासन में, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश लोदी वंश था, उसके शासनकाल में यह चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी। सल्तनत काल के मंत्री परिषद को हम मजलिसे खलवत कहते हैं। जो सम्राट के जो मंत्री परिषद होते थे उसे मजलिसे खलवत कहा जाता था। सल्तनत काल में मजलिसे खास में मजलिस के खलवत की बैठक होती थी, यानी कि मजलिस खास एक सभा था, उसके अंतर मंत्री परिषद की बैठक होती थी। बार ए खास एक विभाग था। इसमें सुल्तान के दरबारी, खानों, अमीरों, मल्लिकों और रईसों को बुलाया जाता था। गणमान्य व्यक्ति जो थे इसमें आते थे और इस प्रकार इसमें ये कार्य होती थी, सलाह मशवरा का कार्य इसमें चलता था। मंत्री एवं उससे संबंधित जो विभाग थे उन विभागों को आप ध्यान से सुनिएगा। वजीर या प्रधानमंत्री था। यह खासकर राजस्व विभाग को बहुत कड़ी तरह से देखता था
और यह राजस्व विभाग का प्रमुख भी था, यानी कि राजस्व विभाग का ऑल इन ऑल वजीर को नियुक्त किया गया था, जो प्रधानमंत्री के तौर पर कार्य करता था। मुशर्रिफ मुमलिक यह लेखागार था, यह लेखागार महालेखाकार था। यह महालेखाकार प्रांतों एवं अन्य विभागों से प्राप्त आय एवं व्यय का लेखा जोखा करता था, यानी कि किस प्रांत से कितनी आमदनी हुई और किस प्रांत से कितना व्यय किया गया, इसका लेखा जोखा यह मुंसरिफ ए मामलिक मुमलिक रखता था। यह इसका कार्यभार इसे सौंपा गया था कि किस विभाग से कितना आय आया और किस विभाग से इसका किस प्रांतों के अन्य विभागों से कितना कितना आय आया, कितना कितना व्यय हुआ, ये इसका ब्यौरा रखता था। मजूमदार यह दिए गए उधार धन का हिसाब रखता था, यानी कि कौन कितना उधार लेता है सरकार से, यह इसका ब्यौरा रखता था। मजूमदार का यही कार्य था। खजीन, खजीन शब्द लगता है खजाना से यह हुआ होगा, यानी खजीन खजाना से हुआ, यानी कि यह कोषाध्यक्ष था और इसका कोष का भार दिया गया था कि आप इस कोष को संभालिए, यानी कि यह कोष का भार संभालता था, धन का भार संभालता। आरिजे ममलुक, आरिजे ममलुक एक सैन्य विभाग था और इस सैन्य विभाग के प्रमुख को दीवाने अर्ज अथवा सैन्य विभाग के प्रमुख का अधिकारी होता था दीवाने अर्ज। सेना के समस्त देखरेख एवं नियंत्रण इन्हीं के कार्यों पर होता था। सेना कैसे कार्य करेगी, उसका रसद क्या है, उसके अस्त्र शस्त्र, उसके रहन सहन और संबंधित कार्यों का लेखा जोखा इसी विभाग के अंतर्गत था। हालांकि इनमें अनेक छोटे छोटे पदाधिकारी होते थे, लेकिन प्रमुख यही था दीवाने अर्ज, और इस विभाग को हम आरिजे ममलिक भी कहते थे। सल्तनत काल की यह प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत सैन्य विभाग की यह बातें थी। सद्र उस सुदूर में धर्म विभाग और दान विभाग का प्रधान होता था। कौन से मस्जिद में, कौन से मंदिर में कितना दान दिया गया, कौन या क्या इसके आमदनी आई, या धर्म विभाग में क्या कार्य हो रहा है, मस्जिद के लिए कितनी ज़मीन दी जाएगी, ये इसका लेखा जोखा रखता था। और दान विभाग और प्लस ये धर्म विभाग भी था। काजी उज कदात सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च पदाधिकारी यानी कि अधिकारी होता था। न्याय का सर्वा सुल्तान ही होता था। उसके बाद न्याय का दूसरा सर्वोच्च पदाधिकारी काजी उल कज़ात होता था। यह सर्वोच्च अधिकारी था सुल्तान के बाद। यानी कि अगर किसी को न्याय में त्रुटि हो जाती थी इसके न्याय में, तो सुल्तान के पास एक बार उसे बहस करने या उसे अंतिम न्याय के गुहार लगाने की छूट थी, लेकिन काजी सुल्तान के बाद सर्वोच्च था। वरीदे मुमालिक गुप्तचर विभाग का एक अधिकारी होता था। शहर के अंदर क्या हो रहा है, शहर के बाहर क्या हो रहा है, प्रांतों में क्या हो रहा है, प्रांत में कहाँ कहाँ विद्रोह हो रहे हैं, कैसा प्रशासन चल रहा है, किस प्रकार के नियंत्रण हो रहे हैं, इक़्तिदार कैसे चला रहे हैं, गवर्नर उसके क्या कार्य कर रहे हैं, इन सब बातों का लेखा जोखा या ब्यौरा ये आकर सुल्तान को देता था, जो एक गुप्तचर विभाग के अंतर्गत था। वकील-ए-दर जो था, वकील-ए-दर यह सुल्तान के व्यक्तिगत कार्य
यह सुल्तान के व्यक्तिगत कार्य यानी कि सेवाओं का देखभाल करने वाला यह वकील ए दर जो था, यह सुल्तान के व्यक्तिगत सेवाओं को देखरेख करता था। दूसरा विभाग था दीवाने खैरात। खैरात मतलब दान, यह दान विभाग था। किसी को अगर ज़रूरत पड़ी तो वह दान देता था सरकार की तरफ से। दीवाने बंदगान, यह दास विभाग था और फिरोज शाह तुगलक ने इसकी स्थापना की थी। दीवाने बंदगान यानी कि फिरोज शाह तुगलक के समय में 1,80,000 यानी कि सल्तनत काल के सभी दासों की संख्या में सबसे अधिक दास था। यह फिरोज शाह तुगलक की सबसे बड़ी उपलब्धि, दासों की संख्या सर्वाधिक थी। दीवाने बंदगान यह विभाग थी, उसे दासों की देखरेख के लिए यह बनाया गया था। अब देखिए दीवाने इत्तेहाक यह एक पेंशन विभाग था। दिल्ली सल्तनत के अनेक प्रांतों में बांटा गया था, जिसे हम इक्ता कहते हैं, और यहाँ का शासन नायाब वली या मुफ्ती द्वारा संचालित होता था। इक्ताओं को सिकों में यानी जिलों में विभाजित किया गया था, जहाँ के प्रमुख अधिकारी सिकदार होता था, जो एक सैनिक अधिकारी था। सिकों को फिर परगना में विभाजित किया था और परगना का मुख्य अधिकारी आमिल होते थे। मुंसरिफ लगान को निश्चित करने वाला एक अधिकारी था। एक शहर में 100 गांव पर शासन की देखरेख करने वाला को अमीर सदा कहते हैं। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी। प्रशासन सुल्तान में अस्थाई सेना को खास खेल कहा जाता था। सुल्तान की अस्थाई सेना को खास खेल कहा जाता था। मंगोल सेना के वर्गीकरण की दशमलव प्रणाली पर सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी। सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीन को मामलिक कहते थे या अर्राद भी कहा जाता था। अलाउद्दीन ने इक्ता प्रथा को समाप्त कर दिया था। पुनः यह दोबारा चालू भी हुआ। इक्ता प्रथा को दोबारा शुरुआत फिरोज शाह तुगलक ने किया था। सल्तनत काल की अच्छी नस्ल घोड़े तुर्की एवं अरब से मंगाए जाते थे। सल्तनत काल के कानून शरीयत, कुरान एवं हदीस पर आधारित थी। मुस्लिम कानून के 4 महत्वपूर्ण स्रोत थे, कुरान, हदीस, इजमा और कयास। ये 4 थे और इसी पर फिरोज शाह तुगलक सबसे कट्टर शासक जो था वो शासन करता था। केंद्र के अंतर्गत जो पूर्ण नियंत्रण के रूप में जो भूमि रहती थी उसे खालिसा भूमि कहते हैं। अब मैं प्रमुख विभागों के संस्थापक के नाम बता दूं। जैसे दीवाने मुस्तखराज, यह वित्त विभाग था जिसका स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। दीवाने को ही कृषि विभाग था, इसका भी मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। दीवाने अर्ज, यह सैन्य विभाग था, बलबन ने किया था। दीवाने बंदगान, यह एक देखरेख के लिए, दासों की देखरेख के लिए बनाया, फिरोज शाह तुगलक ने किया था। दीवाने खैरात और दीवाने इत्तेहाक भी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा निर्माण किया गया था। मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर को हम उस्र कहते हैं। खराज गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। जक़ात मुसलमानों पर एक धार्मिक कर था जो संपत्ति का 40वां भाग होता था। जजिया गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर लगाता। अब लूट के धन में थोड़ी सी टिप्पणी मैं कर देता हूँ कि यह लूटे हुए धन जिसे खम्स कहते हैं, सुल्तान का भाग 1/5 था, जिस पर सुल्तान का अधिकार, शेष भाग 4/5 सैनिक का था। लेकिन फिरोज शाह तुगलक को छोड़कर अन्य शासकों ने 4/5 स्वयं अपने लिए रखा था। सुल्तान सिकंदर लोदी जो थे, गड़े हुए धन पर कोई हिस्सा नहीं लेते थे। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर कुछ परिवर्तन किया था।
तो आज आपने जाना कि किस प्रकार यह सल्तनतकालीन प्रशासनिक व्यवस्था थी। आज के लिए धन्यवाद।